ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वालों को ये क्लास जो आधे घंटे की नजर आ रही है, तो कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से ये छोटी क्लास हो सकी है। डिस्काउंटिंग खत्म, अब वापस चैप्टर पे। अगर हमने प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है, यानी या तो किसी प्रोजेक्ट के बारे में फैसला करना है कि करें कि ना करें, मतलब नया प्लांट लगाएं कि ना लगाएं, या दो प्रोजेक्ट्स में से चूज करना है, तो बुजुर्गों की बनाई हुई टेक्निक्स तो होनी चाहिए ना, जिनकी बेस पे हम फैसला करें। तो जितनी भी टेक्निक्स हैं उनमें से आपके लेवल पे एक सादी सी टेक्निक है और दो उसमें से डीसीएफ, और डीसीएफ होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। एक टेक्निक आपके सिलेबस में है पेबैक, ये सिंपल सी है, अभी यही कराता हूं फिर आधे घंटे में। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डीसीएफ मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इसमें दो हैं। एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको प्यार से कहा करेंगे एनपीवी, और एक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको प्यार से आईआरआर कहा करेंगे। तो ये तीन टेक्निक्स हैं आपके सिलेबस में। पेबैक एक सादी सी टेक्निक है, आसान सी, बगैर गहराई में जाए बगैर। ये फिर गहरी है, तो पहले पेबैक करते हैं। पेबैक करते हैं पहले। पेबैक पीरियड, अगर कोई इन्वेस्टर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा, यानी जो मैंने आपको मिसालें दी है, नई फैक्ट्री लगानी है, तो बिजनेस उस नए प्लांट सेटअप करने में खर्चा करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि कल को उससे अर्निंग होगी, प्रोडक्ट बिकेगा। इन्वेस्टर ने ये तो देखना हो सकता है कि मैं इससे कमाऊंगा कितना, वो हम यहां देखेंगे, लेकिन इन्वेस्टर को एक फिक्र यह भी हो सकती है कि जब तक उसका लगा हुआ पैसा रिकवर नहीं होगा ना, तो घबराता रहेगा। एक बार रिकवर हो गया, उसके ऊपर जितना कमाएगा पता है कि अब ये अर्निंग है। और अगर आप में से किसी का ताल्लुक कोई बिजनेस से किसी तरह है, कोई अब्बा जी की कोई दुकान है, या कोई भी छोटे लेवल का बिजनेस है, या इवन के वो कोई सीजनल काम करते हैं, यानी कोई सीजनल काम ऐसा करते हैं, कोई ईद से रिलेटेड, कोई मौसम से रिलेटेड, सर्दियों के कपड़ों से रिलेटेड, और वो एक मतलब दुकानदार की टर्म में माल खरीद के ले आते हैं, तो अब उनकी एक फिक्र ये होती है कि जितना पैसा मैंने लगाया है वो रिकवर हो जाए, उसके बाद जो ऊपर है हाँ वो फिर खुशी तसल्ली हो जाएगी। तो इन्वेस्टर की ये फिक्र तो है कि कल को कमाएगा कितना, प्रॉफिट कितना कमाएगा, लेकिन ये भी फिक्र है कि पैसा रिकवर होगा कि नहीं होगा। तो पे बैक पीरियड सिर्फ ये बता रहा है कि क्या उम्मीद है, पैसा कब रिकवर हो जाएगा। इट इज द एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड आफ्टर विच या इन विच इन्वेस्टमेंट वुड बी रिकवर्ड। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, यानी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे, फिर प्रोजेक्ट से जो पैसा कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। कम हो तो अच्छा है, ज्यादा हो तो अच्छा, ये पीरियड कम हो तो अच्छा है। तो इसमें फिर डिसीजन रूल ये हुआ, अच्छा ये ना सादी सी टेक्निक है, इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है। असल में बिजनेसेस यानी सेठ साहब इसकी बेस पे डिसाइड करते होंगे, नहीं, मल्टीपल मेथड्स को सोचते होंगे, सबसे बढ़ के अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करते होंगे, क्योंकि सेठ साहब का बिजनेस की इंस्टिंक्ट की बेस पे फैसले होते हैं। हम हैं फाइनेंस के लोग, हम सिर्फ इन टेक्निक्स की बेस पे बता रहे जी इस टेक्निक के मुताबिक ये होना चाहिए, बाकी फिर जैसे सेठ साहब का फैसला। तो पे बैक पीरियड एज ए टेक्निक, डिसीजन रूल क्या होना चाहिए अगर किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, तो इसके लिए डिसीजन रूल क्या बना है। चले एक प्रोजेक्ट लगाना है, उसका पे बैक कैलकुलेट किया, 3 साल आ गया, तो अब हाँ या ना कंपेयर करना पड़ेगा किससे, हमारा अपना कोई मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। जैसे आप हॉस्टल
तलाश कर रहे हैं और आप घर से निकले हैं हॉस्टल ढूंढने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, तो अगर एक सस्ता मुनासिब किराया मिल जाएगा तो आप ओके कर देंगे। कैसे पता सस्ता है? कोई स्टैंडर्ड सोचा होगा, तो बिजनेस ने कोई ना कोई स्टैंडर्ड सोचा होगा, अगर उतना या उससे कम है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। जो कंपनी का स्टैंडर्ड है अगर उससे कम है तो ठीक है, या उसके बराबर भी हो तो चलेगा। तो पे बैक पीरियड का ये डिसीजन रूल है। लेकिन असली बात यह है कि अच्छा कैलकुलेट करना कैसे भाई, कैलकुलेशन ऑफ पे बैक कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन का ना फार्मूला नहीं है, बस ये है कि जब इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, पे बैक पीरियड वो होगा जब इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। तो फिर कैलकुलेट करें कैसे? फार्मूला ही है, जब इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। करना कैसे है ये आपको 2-3 मिसालों से समझा देता हूं, यानी वो इतनी सिंपल होंगी कि आप खुद ही कैलकुलेट कर देंगे। पहला सवाल लिखें, ये नोट कर रहे हैं तो चलें कर लें, फिर लिखें। जी 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 अच्छा, वो कल वाली बात से एक सवाल है स्टूडेंट का, बाकियों को भी चलो बता देता हूं। मैंने कल 1 2 3 4 5 6 7 ये शायद 4-4 हज़ार ऐसे रखे थे डिलेड एन्युटी बताते हुए। तो सवाल एक का ये है कि अगर ये नॉर्मल एन्युटी की बजाय एडवांस होती तो फिर, यानी ये 4,000 चौथे साल के एंड की बजाय चौथे के शुरू में मिलना होता फिर, तो फिर आप ना इसको शुरू या एंड की बजाय बेहतर है कि टाइम लाइन पे प्लॉट कर लें पहले। जैसे अगर ये चौथे साल के शुरू में मिलना होता तो 4,000 यहां आ जाता। अब आप इस पे नॉर्मल वाला फार्मूला लगाएं, देखिए ये टाइम 5 पे लिखा हुआ है, अब ये 5वें साल का आखिर है, छठे साल का शुरू है, क्या फर्क पड़ता है, टाइम 5 पे लिखा हुआ है। तो इन चारों के ऊपर नॉर्मल फार्मूला लगाया, जो आंसर आया वो यहां आ गया, यहां से 2 साल पीछे ले जाए। तो आप जब कैश फ्लोज को टाइम लाइन पे सोच लेंगे तो फिर ये मसला खत्म हो जाएगा कि एडवांस है कि एंड है। टाइम लाइन पे लिखेंगे, उसके बाद आपको बस ये टाइम 4 पे लिखा नजर आ रहा है। अब ये जो टाइम 4 पे लिखा हुआ है, ये ईयर 4 का एंड है या ईयर 5 का स्टार्ट है, क्या फर्क पड़ता है, टाइम 4 पे लिखा हुआ है। वो नोटेड भाई। चले सवाल लिखें, प्रोजेक्ट की लाइफ। प्रोजेक्ट कह रहे हैं हम, वो जो कल मिसालें दी थी जिसको हम इवैल्यूएट करने लगे, नया प्लांट सेटअप करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। प्रोजेक्ट की लाइफ है 6 इयर्स, 6 साल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 150 मिलियन। एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट। देखें शुरू में प्लांट सेटअप होने पे 150 मिलियन लग गया, अब प्लांट रन होगा तो उसने कमा के देना है, तो हर साल एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लो, एनुअल का वर्ड लिखा मैंने, चलो खैर बाद में लिखवा देता हूं। एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट 50 मिलियन पर ईयर, 50 मिलियन पर ईयर, यानी प्रोजेक्ट ऑन एन एवरेज हर साल 50 मिलियन रुपए नेट कैश कमा के देगा। नेट कैश जैसे आप FAR 1 में वैल्यू यूज निकालते थे हर ईयर के, FAR 1 IS 36 हर ईयर के कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज, उनका एंड नेट जो आंसर आता है जिसको डिस्काउंटिंग करते थे, ये मैं 50 मिलियन कह रहा हूं। तो आपसे रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड 3 साल, बस यही है, बिल्कुल ठीक है। कैसे 3 साल? 150 मिलियन कितने साल में रिकवर हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 50, तो सिर्फ 3 ना लिखिएगा, कल को पढ़ें तो पता तो लगे क्या किया था। तो 150 डिवाइड बाय 50 फिर 3 लिखें। चलें अगला सवाल लिखें। इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड
इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 80 मिलियन, 80 मिलियन। प्रोजेक्ट की लाइफ 5 इयर्स, प्रोजेक्ट की लाइफ 5 इयर्स। एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लोज, एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लोज अलग अलग बताऊंगा, ईयर 1 2 3 4 5, 5 बताऊंगा। $25 मिलियन, 40 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन और 18 मिलियन। 25, 40, 15, 20 और 18। पे बैक पीरियड बताएं। ब्रेक इवन, कहने को तो आप उसको जमशेद भी कह सकते हैं, लेकिन तो ब्रेक इवन नहीं। हाँ जी किरना, 3 साल। अच्छा कैसे चेक करें, क्या करें? ऐड करके देख लें कैश फ्लो, जहां 80 पूरा हो जाए। वैसे तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, लेकिन कैलकुलेशन में बस एक फॉर्मेट की शक्ल बन जाए, इतना जरूरी नहीं है फॉर्मेट, लेकिन अच्छा फायदा ही हो जाएगा। तो कैश फ्लो और बैलेंस, उसको बैलेंस भी कह सकते हैं और किताबों में इसको क्यूम्यूलेटिव कैश फ्लो कहते हैं, क्यूम्यूलेटिव कैश फ्लोज। ये कुछ कुछ वो अगर आईएस 23 याद हो तो वो इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग और जनरल बोरिंग की वर्किंग, ये कुछ वैसी सी चीज है। तो स्टार्ट पे 80 का आउटफ्लो होगा, ईयर 1 25 का इनफ्लो होगा, ईयर 2 40, ईयर 3 15, ईयर 4 20, ईयर 5 18। तो अगर हम कैश का बैलेंस देखें इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शुरू में उसकी जेब से 80 गया है, तो उसका नेगेटिव कैश 80 है, इन्वेस्टर की सोच रहे हैं। फिर उसको 25 वापस मिल जाएगा, तो उसका कैश बैलेंस समझें। फिर 40 और आ जाएगा, फिर 15 और आ जाएगा 0, फिर 20 और फिर 38। तो जहां पर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो नेगेटिव से 0 में शिफ्ट हो गया, ये पे बैक। जहां क्यूमुलेटिव नेगेटिव से 0 हो गया तो वो पे बैक। अगर ईयर 3 में 20 मिलियन आ रहा होता तो तीसरा सवाल लिखें, इसको नोट कर लें, फिर अगला लिखें। हाँ जी नोटेड। इसमें कोई सवाल, एतराज, परेशानी? चलें तीसरा सवाल लिखें। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 90 मिलियन, प्रोजेक्ट लाइफ 5 इयर्स, expected net cash inflows
ईयर 1 2 3 4 5, और ईयर 1 में 30 मिलियन, 30 मिलियन, 28 मिलियन, 45 मिलियन, 20 मिलियन और 16 मिलियन। 30, 28, 45, 20 और 16। रिक्वायर्ड है पेबैक पीरियड इफ, रिक्वायर्ड है पेबैक पीरियड इफ इफ के बाद पार्ट ए, इफ के बाद पार्ट ए, एनुअल कैश फ्लोज, एनुअल कैश फ्लोज arise at end of year, और पार्ट बी, annual cash flows arise evenly throughout the year। चले जी, समझदार लोग लगते हैं, पहले आप खुद ट्राई करें, दोनों पार्ट्स खुद ट्राई करें, फॉर्मेट वैसे ही कर लें चाहे तो खुद ट्राई करें। हाँ जी, डन। कैश फ्लोज बताइएगा। 90, 30, 28, 45, 20, 16, 90, 60, अगर तो है पार्ट ए, कैश फ्लोज एंड पे ही जाके आ रहे हैं, तो तीसरे साल के एंड पे ही 45 आएगा तो नेगेटिव से 0 बनेगा। बेशक वो 0 से ऊपर निकल रहा है लेकिन तीसरे साल के एंड पे ही हो रहा है। अच्छा, ये
इत्तेफाक से हर दफा 3 साल निकल रहा है, जान के नहीं कर रहा मैं। ये पे बैक हर दफा 3 साल नहीं होता है, नहीं, बस इत्तेफाक से निकल रहा है। तो पार्ट ए का आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स। पार्ट बी, पॉइंट में भी आंसर बिल्कुल ठीक है और ईयर्स और इतने महीने में भी आंसर ठीक है, मतलब दोनों बातें ठीक है। जब ईयर 2 एंड हुआ था तब तक 32 नेगेटिव था, और जब ईयर 3 एंड हुआ तो 13 पॉजिटिव हो गया। ईयर 3 में आया कितना? 45। पूरे साल में 45 आया है, और इवनली थ्रू आउट द ईयर का मतलब है कि हर महीने 4-4 मिलियन तकरीबन, हर महीने बराबर। तो कितने महीने चाहिए इसको 0 तक पहुंचाने में? कितना और चाहिए था 0 तक पहुंचाने में? 32। तो अगर 45 पूरे साल में आया है तो 35 कितने अरसे में आया होगा? 32, सॉरी, क्या करें? 32 और 45 का प्रोपोर्शन ले लें, उतने पॉइंट ईयर आ जाएगा। देखें 2 साल से तो ऊपर ही है ना, 2 से ऊपर है, तो पे बैक 2.71। और ये आपको बता रहा हूं कि ये 0.71 कैसे निकाला? ये निकाला 32 डिवाइडेड बाय ये, यानी जो आखिरी नेगेटिव था उतने और चाहिए थे, डिवाइडेड बाय अगले साल में जितने आ रहे हैं, 32 डिवाइडेड बाय 45। तो जो आंसर आया वो इस 2 के साथ लगा दिया। और अगर इसको और तकल्लुफ में कहना चाहते हैं तो 0.71 ईयर कितने महीने बनते हैं? कैसे? 0.71 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स एंड 8 महीने, 8.5 महीने। तो ये बहुत है, 2.71 ईयर्स बहुत है। तो अगर हमें क्यूमुलेटिव में ही 0 नजर आ गया तो इससे पिछला सवाल, लेकिन अगर 0 नजर नहीं आ रहा तो फिर सवाल वाले को ये बताना चाहिए कि ये है कि ये है, यानी इवनली है या एंड पे। ये होता है जी पे बैक। और एक नोट ये लिख ले, इसको नोट कर लें पहले। ये बात समझ आई 0.71 की नहीं? क्या जी? टोटल डेज कितने हैं? क्या, क्यों, किस लिए? तो फिर घंटों में भी चले चलते हैं, फिर मिनट्स भी कर लेते हैं। बहुत है, इतना बहुत है, महीने बहुत है। इसको नोट कर लें और फिर एक और अपने अल्फाज में नोट लिख लेना। क्या जी? बताइए कैसे? 45 को 12 पे डिवाइड किया, पर मंथ आ गया। इसका क्या आया? 3 पॉइंट। फिर क्या करूं? ठीक ठीक, सही। हाँ, कहते हैं ऐसे करते। ये नोटेड है जी। पार्ट बी दोहरा दूं, यानी 0.71 जो किया है। अच्छा जी, पार्ट ए ओके। हमें हर साल के एंड पे पैसे मिल रहे हैं, तो 45 मिलेगा तो नेगेटिव 0 बनेगा। तो पार्ट ए का आंसर है 3 ईयर्स। पार्ट बी ये था कि इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी हर महीने बराबर पैसे आ रहे हैं। यानी अगर साल में 36 मिलियन आए होते तो मतलब हर महीने 3-3 मिलियन आ रहे होते। अब साल तीसरे में 45 मिलियन आए हैं पूरे साल में मिला के, जबकि हमें क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 0 तक पहुंचाने के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए कितने पैसों की जरूरत थी? 32 की जरूरत थी ना, तो 0 हो जाता। तो अगर पूरे साल में 45 आ रहे हैं तो 32 कितने हिस्से में आ रहे होंगे? वो पोर्शन निकाला है साल का। जैसे अगर पूरे साल में 40 मिलियन आ रहे हैं तो 20 कितने अरसे में आ रहे होंगे? 6 महीने में। यानी ये तो आसानी से कैलकुलेट हो गया। अगर हो गया तो पूरे साल में 40 हैं, 20 कितने अरसे में आएंगे? आधे साल में ना। तो आधा कैसे बोला? 20/40। तो हमें जितने पैसे चाहिए थे 0 करने के लिए, उसको डिवाइड पूरे साल में आ कितने रहे, तो वो ईयर का प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो वो 0.71 आ गया। पे बैक यही है, इससे ज्यादा पे बैक नहीं है। और एक नोट जो कह रहा हूं लिखने को वो ये
कि अभी तो मैंने आपको डिसीजन रूल बताया, अच्छा जहां डिसीजन रूल लिखा था अगर वहां जगह तो बेशक वहीं लिख लेना। अभी आपको डिसीजन रूल बताया कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे अगर उसका पेबैक हमारे रिक्वायर्ड से कम है। तो अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में से चूज करना है तो कौन सा अच्छा होगा, जिसका पेबैक सबसे कम हो। डिसीजन मेकिंग में दो ही शक्लें बताई है ना, या तो एक प्रोजेक्ट का इवेल्युएट करना है या मल्टीपल का कंपेयर करना है। तो अगर पेबैक टेक्निक यूज करके कंपैरिजन करना हो तो कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर होगा, जिसका पेबैक लोएस्ट होगा। पेबैक बस यही है। और फनी खराबी की वजह से क्लास थोड़ी सी हो सकी, तो अब ये एनपीवी और आईआरआर यहां से इंशाल्लाह ये तगड़ी चीजें ये है असल में जो सारी मेहनत है 15 नंबर की, यहां से इंशाल्लाह कल शुरू करते हैं। नहीं क्यूएम में तो आपने इसकी कैलकुलेशन पढ़ी हुई है ना, असल तो कैश फ्लोज बनाना है, असल मेहनत तो उसकी है कैश फ्लोज। चलें ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।